मेडे मेडे मेडे, हमारे प्लेन के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, प्लेन नीचे जा रहा है। फ्लाइट 0992, क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है? अभी हम रनवे से 10 मील दूर हैं, हम किसी भी हाल में रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी प्लेन में अचानक से उसके दोनों इंजन फेल हो जाना, इससे ज्यादा खराब सिचुएशन और कुछ नहीं हो सकती, और वो भी तब जब प्लेन एयरपोर्ट से कई मील की दूरी पर हो। कोई सपने में भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहेगा, लेकिन डैना एयर की फ्लाइट 0992 और उसमें बैठे 153 पैसेंजर्स व क्रू मेंबर्स के साथ ये सच में हुआ था। वो घटना जिसे हर कोई आज भी एविएशन हिस्ट्री पर लगा एक बदनुमा दाग मानता है। इस हादसे के पीछे किसकी गलती थी? खराब मेंटेनेंस की, जिससे डैना एयर के करप्शन की बू आती है, या फिर एयर क्रू द्वारा की गई खराब डिसीजन मेकिंग की, जिन्होंने इंजन की आई खराबी को गंभीरता से नहीं लिया और अपने साथ साथ 147 मासूम लोगों की जान को मुसीबत में डाल दिया। शायद इस हादसे से कहीं ज्यादा इस हादसे के पीछे इस फ्लाइट के कैप्टन जिम्मेदार थे, जिनके लाइसेंस तक को रद्द किया जा चुका था। पर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी वो इस फ्लाइट को कैसे फ्लाई कर रहे थे? किस तरह डैना एयर के करप्शन की भेंट इन मासूम लोगों को चढ़ाया गया? और सबसे जरूरी, इस हादसे में किसी की जान बच पाई या नहीं? ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस तरह की सिर्फ एक वीडियो बनाने में ही हमारी टीम का बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूर याद रखें। चलिए अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये घटना आज से करीब 12 साल पहले 3 जून 2012 के दिन घटी थी। नाइजीरिया में एक बहुत साफ आसमान वाला दिन था, जिसे फ्लाइट्स के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, और नाइजीरिया की राजधानी नमदी अजीकेवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर के समय एक प्लेन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। डैना एयर एयरलाइन की इस फ्लाइट 0992 को अबूजा से लेगोस के मुर्तला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जो एक 500 किलोमीटर की छोटी सी उड़ान थी। इस सफर को तय करने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन उस दिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये 1 घंटे का सफर उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। इस फ्लाइट के लिए MC डोनाल्ड डगलस MD-80 एयरक्राफ्ट का यूज किया जा रहा था, जो 2012 के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड था। असल में डैना एयर नाइजीरिया की एक छोटी सी लोकल एयरलाइन है, जो सिर्फ 5 से 6 लोकेशंस के बीच ऑपरेट करती है, और अपना खर्चा बचाने के लिए ये एयरलाइन नई की जगह सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट्स का यूज करती है, जिसमें बोइंग 737 के कुछ पुराने मॉडल्स और MC डोनाल्ड डगलस MD-80 जैसे प्लेन शामिल हैं। फ्लाइट 0992 की बात करें तो इसके लिए जिस पर्टिकुलर MD-80 एयरक्राफ्ट का यूज किया जा रहा था, उसे 1990 में मैन्युफैक्चर किया गया था। इस एयरक्राफ्ट को पहले अलास्का एयरलाइन के द्वारा इस्तेमाल किया गया, और फिर 2009 में डैना एयर ने इसको खरीद लिया। फ्लाइट की कमान 55 साल के कैप्टन पीटर वेक्सटन के हाथों में थी, जिनके पास 18,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। साथ ही इसमें से 7,500 घंटों का एक्सपीरियंस उन्होंने MD-80 एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके हासिल किया था। उनके अलावा कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 34 साल के महेंद्र सिंह राठौर मौजूद थे। उनके पास उस समय 1,143 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। गौर करने वाली बात यह है कि इस फ्लाइट के कैप्टन अमेरिका से, फर्स्ट ऑफिसर इंडिया से और फ्लाइट इंजीनियर इंडोनेशिया से थे। लेकिन इन तीनों में से हम सिर्फ कैप्टन पीटर वेक्सटन के बैकग्राउंड पर बात करेंगे,
क्योंकि उनका इस घटना से सीधा कनेक्शन था। अब कैप्टन पीटर वेक्सटन के बारे में सोचते ही सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि वो नाइजीरिया के इस छोटी सी एयरलाइन में क्या कर रहे थे, जबकि इससे कहीं ज्यादा बेहतर करियर वो अमेरिका में रहकर वहीं की किसी एयरलाइन में बना सकते थे। असल में इसके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये कि नाइजीरिया आने से पहले साल 1997 से 2009 के बीच पीटर वेक्सटन स्पिरिट एयरलाइन में एज पायलट जॉब करते थे। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने स्पिरिट एयरलाइन को छोड़कर एक छोटी चार्टर एयरलाइन फैल्कन एयर एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लिया। हालांकि यहां उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि बार बार अनसेफ लैंडिंग करने की वजह से FAA ने उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। अब कायदे से तो पीटर वेक्सटन का एविएशन करियर यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नाइजीरिया की डैना एयर ने पीटर को दूसरा मौका दिया, जिसके लिए वो नाइजीरिया में शिफ्ट हो गए। वहां शिफ्ट होने के लिए उन्होंने एक नया लाइसेंस बनवाया और उसके बेसिस पर मार्च 2012 में डैना एयर को एज कैप्टन ज्वाइन कर लिया। हालांकि नाइजीरिया में पायलट ट्रेनिंग के दौरान पीटर की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं रही थी। यहां तक कि उनके ट्रेनिंग पायलट ने उनके बारे में कुछ रिमार्क्स दिए थे कि पीटर वेक्सटन को स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, कॉकपिट मैनेजमेंट और रेडियो टेलीफोनी की फील्ड में काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, खास तौर से रेडियो टेलीफोनी में, क्योंकि वो नाइजीरियन एक्सेंट को ठीक से समझ नहीं पाते थे। और ये तो आप जानते ही होंगे कि एविएशन की फील्ड में साफ और एक दूसरे को समझ आने वाला कॉन्वर्सेशन कितना ज्यादा जरूरी होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि ऑनलाइन कन्वर्सेशन को क्लियर होना सिर्फ एविएशन ही नहीं, बल्कि हर एक फील्ड में जरूरी होता है, क्योंकि आज के इस जमाने में बिना कॉल पर बात किए कोई काम नहीं होता, फिर चाहे आप खुद का बिजनेस करते हो या जॉब। इसीलिए तो इस तरह के प्रोफेशनल वर्क के लिए अपने व्यूअर्स को हमेशा बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन सजेस्ट करता हूं। और हमारे कितने ही सारे व्यूअर्स तो बिग पासपोर्ट के इन USB हेडफोन्स की मदद से अपना खुद का YouTube चैनल भी शुरू कर चुके हैं। तो अगर आपको भी ऑफिस मीटिंग्स, जॉब इंटरव्यू, ऑनलाइन गेमिंग या इवन YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए भी USB हेडफोन चाहिए, तो आप आंख बंद करके बिग पासपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे बाय करने पर आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हाँ, हेडफोन्स के अलावा आप बिग पासपोर्ट के हाई क्वालिटी वेबकैम्स और ब्लूटूथ हेडफोन्स भी चेक कर सकते हैं। उनकी क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच रहती है। खैर चलिए, अब वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। तो ट्रेनिंग पायलट के इन बैड रिमार्क्स के अलावा पीटर वेक्सटन ने जनरल रिटन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू और सिमुलेटर अप्रेजल, इन सब टेस्ट्स को किस तरह पास किया, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस सब के बावजूद डैना एयर ने उन्हें अप्रूवल दिया और कैप्टन के तौर पर एयरलाइन में शामिल कर लिया। कहते हैं कि डैना एयर के पास अच्छे स्किल्ड पायलट्स की कमी थी, जिसके चलते वो कैप्टन वेक्सटन जैसे विदेशी पायलट्स को अपनी एयरलाइन में शामिल करने के लिए सभी रूल्स को ताक पर रख देते थे। हालांकि इन सब बातों के पीछे कितनी सच्चाई है, इसको लेकर दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता है। खैर वापस स्टोरी पर अगर आए तो अबूजा के नमदी अजीकीवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट 0992 अब अपने इस सफर पर निकलने के करीब होती है। प्लेन में कुछ जरूरी रूटीन चेक्स किए जाते हैं और इसके साथ पैसेंजर्स को भी बोर्डिंग के लिए तैयार कर दिया जाता है। हालांकि पैसेंजर्स को प्लेन में चढ़ने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि क्रू मेंबर्स उस समय प्लेन के अंदर मीटिंग कर रहे होते हैं। और इसी मीटिंग की वजह से कैप्टन पैसेंजर्स की बोर्डिंग को कुछ देर के लिए रोक देते हैं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ उनकी थोड़ी सी बहस होती है। अब उड़ान भरने से पहले प्लेन में ये कौन सी मीटिंग की जा रही थी
और इस मीटिंग को करने का पर्पस क्या था, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। खैर, कुछ देर में यह मीटिंग खत्म होती है और पैसेंजर प्लेन में चढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी 147 पैसेंजर के बोर्ड करने के बाद प्लेन को रनवे तक पुश बैक किया जाता है और सारी फॉर्मेलिटीज होने व टेक ऑफ करने का क्लियरेंस मिलते ही पायलट्स प्लेन के इंजन को फायर कर देते हैं, जिससे प्लेन रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते प्लेन बेहद तेज रफ्तार पकड़ लेता है और दोपहर के ठीक 2:58 पर यह अबुजा से टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ के दौरान इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी महसूस नहीं होती। इस फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर महेंद्र सिंह राठौर पायलट फ्लाइंग की पोजीशन पर थे, यानी उनके हाथों में प्लेन का पूरा कंट्रोल था और वही प्लेन को उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन वैक्सटन एज पायलट मॉनिटरिंग सब चीजों पर ध्यान रख रहे थे। अभी इस फ्लाइट को निकले हुए सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे और प्लेन अभी अभी अपने डिजायर्ड क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 26,000 फीट पर पहुंचा था कि तभी पायलट्स की नजर सिस्टम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर पड़ती है, जो यह दिखा रही थी कि लेफ्ट साइड वाला इंजन अपनी फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहा है, यानी लेफ्ट इंजन इतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था जितना उसको करना चाहिए था। इस इशू के बारे में पता चलते ही फर्स्ट ऑफिसर इंजन के थर्स्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करके भी उन्हें उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इंजन में अचानक से आई इस खराबी को देखकर कैप्टन गुस्से से झल्लाकर बोलते हैं, हम सब किसी भी तरह घर जाना चाहते हैं और ये इंजन। असल में कैप्टन वैक्सटन नाइजीरिया के अंदर 30 दिन काम करते थे और उसके बाद 15 दिन अपने घर फ्लोरिडा में छुट्टी पर रहते थे और आज ये उनकी आखिरी फ्लाइट थी, जिसके बाद उन्हें छुट्टी पर जाना था। शायद इसलिए उनकी आवाज में इतना फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन था। खैर, कुछ समझ ना आने पर फर्स्ट ऑफिसर ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें प्लेन में मौजूद फ्लाइट इंजीनियर की मदद लेनी चाहिए, शायद वो इंजन की प्रॉब्लम को समझ पाएं। लेकिन कैप्टन वैक्सटन उन्हें यह कहकर मना कर देते हैं कि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सलूशन हम खुद निकाल सकते हैं, वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। कैप्टन के इस कमेंट से ऐसा जाहिर होता है कि उनके और फ्लाइट इंजीनियर के बीच शायद कुछ गड़बड़ थी। इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी ये सजेस्ट करती हैं कि प्लेन में सवार होने के दौरान उनके और फ्लाइट इंजीनियर के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। खैर, वजह चाहे जो भी हो, पर कैप्टन ने इस मामले में फ्लाइट इंजीनियर की हेल्प लेना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, उन्होंने कैप्टन की इस प्रॉब्लम के बारे में एटीसी को भी कुछ नहीं बताया, जबकि आमतौर पर इस तरह के केसेस में फ्लाइट्स या तो डाइवर्जन लेकर अपने किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कर लेती हैं, या फिर अगर उन्हें अपने सफर पर निकले हुए ज्यादा टाइम ना हुआ हो तो वो वापस उसी एयरपोर्ट पर लौट जाती हैं जहां से उन्होंने टेक ऑफ किया होता है। पर कैप्टन वैक्सटन ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे फ्लाइट 0992 आगे बढ़ रही थी, वैसे ही लेफ्ट इंजन का प्रेशर कम होता जा रहा था और कुछ ही मिनटों के अंदर ये ऑलमोस्ट आइडल हो चुका था। पर इसके बावजूद कैप्टन वैक्सटन ने एक ही इंजन पर आगे बढ़ना जारी रखा, जो बहुत खराब डिसीजन था। उनकी कैलकुलेशन के अनुसार वो दोपहर के 3:43 पर लेगोस पहुंच जाने वाले थे। अब देखिए, कोई भी 2 इंजन वाला प्लेन इमरजेंसी में एक इंजन पर फ्लाई जरूर कर सकता है, लेकिन आइडियली ऐसा करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा करने से पूरा लोड एक ही इंजन पर आ जाता है,
जिससे उस दूसरे इंजन के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फ्लाइट 0992 के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस प्लेन का लेफ्ट इंजन अचानक से आखिर खराब कैसे हो गया और इसमें क्या खराबी आई थी। असल में ऐसा होने के पीछे कुछ और नहीं बल्कि डैना एयर का बेहद खराब एयरलाइन मैनेजमेंट और लापरवाही से की जाने वाली मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस थी। एक्चुअली उस समय वेस्ट अफ्रीका के अंदर प्लेन का इंजन मेंटेनेंस कराने के लिए कोई खास ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए डैना एयर ने अपने MD-80 एयरक्राफ्ट्स का इंजन मेंटेनेंस मिलेनियम इंजन एसोसिएट्स नाम की एक कंपनी से आउटसोर्स किया हुआ था। ये कंपनी फ्लोरिडा बेस्ड थी। जी हाँ, वही फ्लोरिडा जो कैप्टन वेक्सटन का घर था। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। 2011 के दौरान डैना एयर द्वारा इस प्लेन का ये लेफ्ट इंजन इसी मिलेनियम इंजन एसोसिएट्स की वर्कशॉप में मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था, जहां उसकी मरम्मत की गई थी। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि इस मरम्मत के दौरान इंजन का फ्यूल मैनिफोल्ड यानी वो पाइप जिससे फ्यूल इंजन तक पहुंचता है वो गलत तरीके से इंस्टॉल कर दिया गया। इसकी वजह से इंजन वो पावर या थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया जो उसको करनी चाहिए थी। इवेंचुअली वो पूरी तरह फेल हो गया। फ्लाइट 0992 अब सिर्फ एक इंजन के भरोसे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। हालांकि पायलट्स के पास हर तरह के सिनेरियो के लिए अलग अलग तरह की चेकलिस्ट मौजूद थी, जिसमें इंजन फेलियर चेकलिस्ट भी शामिल थी। इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग इंजन फेल होने पर पायलट्स को डाइवर्जन लेकर किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए था और अबूजा और लेगोस के बीच लैंड करने के कई सारे ऑप्शंस मौजूद थे, जिसमें इबादन एक परफेक्ट विकल्प दिखाई दे रहा था। पर इसके बावजूद भी कैप्टन प्लेन को इसके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। कैप्टन वेक्सटन अब आगे बढ़ने के साथ ही प्लेन का ऑल्टीट्यूड कम करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि लेगोस एयरपोर्ट अब ज्यादा दूर नहीं था। दोपहर के करीब 3:40 पर प्लेन 8000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर आ चुका होता है और यहीं से दोनों पायलट्स अपनी फाइनल अप्रोच स्टार्ट करते हैं। लेगोस के मुर्तला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इसमें 2 रनवे मौजूद हैं जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में हैं और इसका मेन टर्मिनल एरिया दोनों रनवे के बीच सेंटर में मौजूद है। अब वैसे तो इस एयरपोर्ट के चारों तरफ हरियाली है, लेकिन हरियाली खत्म होते ही लेगोस की घनी आबादी इस एयरपोर्ट को घेरे हुए है। अगर सैटेलाइट इमेजेस को देखा जाए तो पता चलता है कि ये एयरपोर्ट लेगोस के घने रिहायशी इलाके के बीचों बीच लोकेटेड है, यानी लैंडिंग में हुई छोटी सी चूक के भी बहुत गंभीर परिणाम हो सकते थे। खैर, वैसे तो ओरिजिनली फ्लाइट 0992 को रनवे 18L पर लैंड करना था, लेकिन पायलट्स के रिक्वेस्ट पर इसे बदलकर 18R कर दिया गया था। अब क्योंकि प्लेन लैंडिंग करने के करीब पहुंच रहा था, इसलिए ATC फ्लाइट 0992 को आगे की अप्रोच के लिए गाइड करना स्टार्ट कर देता है। इस पॉइंट पर आकर कैप्टन वेक्सटन प्लेन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं, लेकिन अभी भी वो ATC को इंजन फेल होने के बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि एक इंजन के सहारे वो लेगोस तक पहुंच जाएंगे। कैप्टन वेक्सटन अब तेजी से प्लेन का ऑल्टीट्यूड घटाना शुरू करते हैं, क्योंकि अपनी अप्रोच प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो अभी भी काफी ज्यादा ऊंचाई पर थे। 3:41 पर लेगोस एयरपोर्ट से 11 मील दूर कैप्टन एक बार फिर से इंजन थ्रस्ट बढ़ाने के लिए थ्रॉटल कंसोल को आगे की तरफ पुश करते हैं, लेकिन ये देखकर दोनों पायलट्स के होश उड़ जाते हैं
कि उन्हें लीवर पुश करने पर इंजन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्या कुछ समझे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एयरपोर्ट से 11 मील दूर करीब 3000 फीट के बहुत ही कम ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए फ्लाइट 0992 का दूसरा इंजन भी अब फेल हो चुका होता है। दूसरा इंजन फेल होने पर पहली बार पायलट्स को अपनी सिचुएशन की गंभीरता का एहसास होता है और हड़बड़ाहट में वो तुरंत ही इंटरकॉम उठाकर मेडे 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 कहते हुए डिस्ट्रेस कॉल करते हैं, जिसका मतलब अपनी सिचुएशन को एक्सट्रीम इमरजेंसी घोषित करना होता है। वो लेगोस एटीसी को बताते हैं कि उनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और उनके प्लेन में आगे बढ़ने के लिए कोई थ्रस्ट मौजूद नहीं है। पर अब ऐसी सिचुएशन में लास्ट मोमेंट पर एटीसी भी उनकी कोई मदद या उन्हें इस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई सल्यूशन नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ बिना इंजन पावर के प्लेन भी अब अपना ऑल्टीट्यूड कई गुना तेजी से खोने लगता है। प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए दोनों पायलट्स कॉकपिट में सब कुछ ट्राई करते हैं, मगर प्लेन के किसी भी सिस्टम को ऑन या ऑफ करने का इसकी कंडीशन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में कैप्टन फ्लैप्स की मदद से प्लेन को ग्लाइड कराने का भी प्रयास करते हैं, मगर ऑल्टीट्यूड कम होने की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाते हैं कि हम क्रैश करने वाले हैं, हम क्रैश करने वाले हैं। और आखिरकार 3:44 पर लेगोस एयरपोर्ट से सिर्फ 6 मील दूर फ्लाइट 0992 इजू इशागा नाम के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाती है। प्लेन का मेन हिस्सा एक 2 मंजिला इमारत से टकराता है और इसके विंग्स बिजली के खंभों और पेड़ों की चपेट में आकर उखड़ जाते हैं। इस हादसे में प्लेन के अंदर मौजूद सभी 153 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। और साथ ही ये हादसा इजू इशागा के 6 लोगों की भी जान ले लेता है, जिसकी वजह से डेथ टोटल बढ़कर 159 हो जाता है। ये नाइजीरिया में हुआ अब तक का सबसे भयानक और MD-80 एयरक्राफ्ट के साथ हुआ इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हादसा था। इस हादसे ने पहले से ही बदनाम नाइजीरिया के सेफ्टी रिकॉर्ड को तो खराब किया ही, साथ ही इसकी वजह से लोगों का नाइजीरिया की एविएशन इंडस्ट्री से भी विश्वास उठ गया। लोग अब यहां से हवाई यात्रा करने में घबराने लगे थे। खैर, ये हादसा होने के बाद नाइजीरियन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई, जबकि अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB को इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर नजर रखने का काम सौंपा गया। हालांकि इस मामले की तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, पर जांच में वही सब चीजें सामने आई जिनके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंजन का मेंटेनेंस ठीक से ना होना, इंजन के फ्यूल मैनिफोल्ड का गलत तरीके से इंस्टॉल किया जाना, डैना एयर का रूल्स एंड रेगुलेशंस को हल्के में लेना और सबसे जरूरी पायलट का सही समय पर एप्रोप्रिएट एक्शन ना लेना, ये सब कुछ इस हादसे की वजह बना। पर इन सब में फिर भी एक सवाल अनसुलझा रह गया कि प्लेन का दाहिना इंजन फेल क्यों हुआ। इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन इस दूसरे इंजन के फेल होने का कारण आज तक पता नहीं चल पाया। आज भी जब पीछे मुड़कर इस हादसे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही मन में आता है कि अगर कैप्टन वेक्सटन ने पहला इंजन फेल होते ही सावधानी बरतते हुए प्लेन को वापस अबूजा की तरफ मोड़ दिया होता तो आज इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग जिंदा होते। पर दुर्भाग्य से अब हमारे पास इस प्लेन क्रैश में मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।